congratulations to all of you for being here. And we are both very excited and feel very privileged to be here on this Network 21 stage. आपका शहर कल शाम को हमने देखा, बहुत सुंदर शहर है लखनऊ और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ. And we are really looking forward to this beautiful session we are going to have today. मैं सबसे पहले मुबारक देना चाहता हूँ सब नए लोगों को जो आज यहाँ पे हैं. Congratulations for being here because आसान नहीं था यहाँ पे आना. आज बहुत कुछ शाम को आप कर सकते थे. शायद टेलीविजन पे मैंने सुना मैच भी अच्छा चल रहा है, पिक्चरें भी अच्छी आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी चल रहा है, बहुत कुछ था. उसके बावजूद भी आपने एक निर्णय लिया कि आप यहाँ पे हो. इसका साफ मतलब है कि आप लोग एम्बिशियस और अपनी लाइफ में कुछ और चाहते हैं. तो गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. कल रात को अंजलि और मैं लखनऊ शहर घूम रहे थे और हर जगह हम लखनऊ शहर में जहां भी गए हमें लखनऊ 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 नजर आ रहा था. सो मच ऑफ लक इन दिस टाउन. यहां पर तो मेरे ख्याल से एमरल्ड ऑफ डायमंड्स को बाय डजन्स निकलने चाहिए, बाय टन्स निकलने चाहिए. इट वाज वंडरफुल, द ब्यूटीफुल टाउन यहां. फैबुलस. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले जिम और नैंसी डॉनन को कि उन्होंने हमारे पर विश्वास किया और हमें स्टेज पर बोलने का मौका दिया. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेटवर्क 21 का कि जिन्होंने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया, इतना खूबसूरत कन्वेंशन जो है तैयार किया. प्लीज गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. आई एम ग्रेटफुल टू माय अपलाइन डायमंड अमित and आरती सोंदी, और क्राउन एम्बेसडर बेवली सेरी, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं. अगर उनके पास पेशेंस नहीं होता हमारे जैसे लोगों के लिए तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते. एंड वी फील प्रिविलेज कि हम इतने बड़े बड़े लीडर सुशील जी, जय सिंह जी, इन सब के साथ हमें स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है. प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. इस पहले सेशन में हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे ताकि आपको कुछ उम्मीद मिले. और सबसे पहले मैं शेयर करूंगा और फिर उसके बाद अंजलि, हमारी ड्राइविंग फोर्स, विल कम एंड टेल यू मोर अबाउट अस. थैंक यू अंजलि. नए लोगों के लिए मैं जैसे कह रहा था कि मुबारक हो कि आप लोग आज यहाँ पे हैं. मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली यहाँ पे होने वाला क्या है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि आपको बुलाया कैसे गया है. हो सकता है किसी को कहा गया हो कि आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी, किसी को जबरदस्ती खींच के लाया हो, कोई आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया हो, लेकिन ये आपको मालूम ही नहीं कि यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करना. चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां तक जो आप आ गए आपने एक बहुत सही निर्णय लिया. जो द फर्स्ट चॉइस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके बाद का स्टेप भी आप सही तरीके से कीजिए. मतलब ये कि इस बिजनेस को इन्वेस्टिगेट कर ही लीजिए जब यहां तक आप आ ही गए, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में हर इंसान जानता है. जिससे पूछिए वो इस बिजनेस के बारे में जानता जरूर है, लेकिन सबसे कम इन्वेस्टिगेट किया हुआ बिजनेस है. हर आदमी कहता है कि मैं जानता हूं इस बिजनेस के बारे में, लेकिन अगर आप उससे पूछिए इस बिजनेस के बारे में तो शायद कुछ भी नहीं जानते. जयसिंह जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट, जयसिंह जी बोलते हैं कि इस बिजनेस के बारे में लोग कहते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगे हैं और कोई इसको कर नहीं सकता. मुझे जयसिंह जी की बात हमेशा याद रहती है. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट सही तरीके से कीजिए. हमारा काम, अंजलि और मेरा काम आज यहाँ पे आपको कुछ मोटिवेट करने का नहीं है, कुछ सिखाने का भी नहीं है. हमारा काम है सिर्फ आपको यहाँ पे उम्मीद दिलाना कि अगर हम जैसे साधारण लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस कमरे के अंदर हर इंसान के स्टेज पर डायमंड बन के तो आ सकता है. एक सवाल जो दिमाग में रहता है हमेशा हर इंसान के जो बिजनेस में आने वाला होता है, पता नहीं किस तरह के लोग ये बिजनेस करते हैं, कौन कौन लोग सफल होते हैं, क्या बैकग्राउंड होता है. पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस करते हैं, अनपढ़ करते हैं, इंजीनियर करते हैं, क्योंकि इंजीनियर की तादाद मेरे ख्याल से इस कमरे में भी सबसे ज्यादा ही है. डॉक्टर्स करते हैं, शायद सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोग करते हो जिनके पास कुछ करने को है ही नहीं, शायद वो लोग इस तरह का काम करते हैं, या स्टूडेंट्स करते हो. यह एक बड़ी एक स्ट्रेंज कैटेगरी है जिसके बारे में लोग बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, ऐसा काम करने वाले लोग. आपने सुना होगा, आप किसी से बात कीजिए तो हाँ मैं जानता हूं ऐसे लोग तो इस तरह का ही काम करते हैं. अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तरह का काम करने का मतलब क्या होता है. मेरे को मालूम है कि इस बिजनेस में सफल होने वाले लोग वो हैं जिनकी डिग्री के ऊपर हम नहीं जाते, हम जाते हैं उनके सपनों के ऊपर. अगर उनके पास एक सपना है तो इस बिजनेस में जरूर सफल हो सकते हैं. सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं,
सपना वो जो आपकी नींद उड़ा दे, उसको कहते हैं सपना। भगवान की एक गिफ्ट है इंसान को सपना, और इंसान की गिफ्ट भगवान को है अगर उस सपने का कुछ कर। सपने का मतलब क्या? ऐसी कोई चीज जो आपको चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू हैव, उसको बोलते हैं सपना। छोटा या बड़ा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सपना सपना ही है। Whatever the human mind conceives, the heart believes it shall achieve. The problem is not in conceiving, the problem is not in achieving, the problem is in believing. और जितने लोगों ने आज तक सपना देखा है और उसको पकड़ के रखने की उनमें हिम्मत रही है, कुछ ना कुछ करेंगे। गांधी जी का सपना था कि वो आजाद हिंदुस्तान देखना चाहते थे, और उनके सपने देखने की वजह से आज हम लोग इस देश में आजाद बैठे हैं। धीरूभाई अंबानी का सपना था कि वो हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक मोबाइल फोन देखना चाहता था, और चूंकि उसका सपना था और उसको अपने सपने पे विश्वास था, आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक मोबाइल फोन है। मानते इस बात को? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। वी ऑल वांट ए ग्रेट लाइफ। हम सबको एक अच्छी लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने पास अवेलेबल समय और पैसे को देख के हमें लगता है कि शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं इस बात को मानता हूं, सच्चाई है, आज जो आपके पास है शायद उससे वो पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात यहां पे ये नहीं की जा रही है कि आपके पास क्या है, बात यहां पे ये हो रही है आपके पास हो क्या सकता है, आप क्या पा सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। पैसा सिर्फ एक स्टाइल दे सकता है, लेकिन पैसे के साथ समय एक लाइफ स्टाइल दे सकता है। समय और पैसे के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि हमें मालूम है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है, लेकिन समय के बारे में कोई नहीं कह सकता। पैसे के बारे में तो कह सकते हैं कितना बचा, लेकिन समय के बारे में कोई नहीं कह सकता कितना समय उसके पास बचा हुआ। और आज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू, हम ये बात कर रहे हैं कैसे किसी को समय और पैसे की आजादी मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब वही है, मतलब पैसा सिर्फ नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है रिच डैड पुअर डैड, मैं एनकरेज करूंगा हर इंसान को किताब पढ़ने के लिए। जो लोग पहली बार आए हैं उनका उस किताब को जरूर पढ़ें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि हम लोग अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने जॉब्स के बारे में प्राय एजुकेशन लेते हैं स्कूल और कॉलेजेस से, लेकिन पैसा कैसे कमाते हैं, फाइनेंसेस के बारे में जानकारी हम अक्सर लेते हैं अपनी फैमिली से। मानते हैं इस बात को? हम सब ने धीरूभाई अंबानी की कहानी सुनी है, और कई बार सुनी, और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से सुनाई है हमारे को, लेकिन हम उससे प्रभावित क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिन्होंने सुनाई है उन्होंने धीरूभाई अंबानी जैसे कोई काम थोड़ा किया, वो सिर्फ सुनाई है। They have just talked big. They have just talked big. They have not walked big. मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने अपने घर में होते हुए देखा, इसलिए वो कर पा रहे हैं जो आज कर रहे हैं, और हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। हमारी कहानी भी जैसे ही है। मैं बिलोंग करता हूं एक छोटा सा शहर है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है भिलाई, एक स्टील सिटी में। मेरे पेरेंट्स भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे। मेरे फादर एक मेटलर्जिस्ट, और ही वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। मेरे पेरेंट्स का जो होम टाउन था वो लखनऊ कानपुर ही था, और मेरे फादर ने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था शीश महल क्रिकेट ट्रॉफी के लिए। He was a very good sportsman and a very hard worker also. और मैं उनको काम करते हुए देखता तो कभी कभी मैं डर जाता था। जब उनको प्लांट में काम करते थे, कभी कभी 70 घंटे तक काम करते थे प्लांट, और जब वापस आते तो कपड़े उनके यहाँ वहां फटे हुए, यहाँ तेल लगा हुआ, यहाँ पे छाला पड़ा हुआ उनके शरीर में, इतनी मेहनत का काम था। और मुझे डर लगता था कि इसी को नौकरी बोलते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वही नौकरी थी जो मेरे फादर करते। और मेरे फादर साथ में पैशनेट भी थे क्रिकेट के लिए, इतने घंटे खेलने के काम करने के बावजूद भी घर आते थे। तो हम तीनों भाइयों के साथ, मैं सबसे घर में बड़ा, देन अमित एंड देन यंगेस्ट ब्रदर देन यूएस, हम तीनों के साथ क्रिकेट भी खेला करते। उनका पैशन था, उनको लगता था कि शायद उनका बच्चा कभी कोई क्रिकेट में कुछ कर जाए। लेकिन उनके बॉस ने उनको एक अल्टीमेटम दिया कि या तो आप क्रिकेट खेलो या तो नौकरी करो।
तो ऑफकोर्स उनके पास चॉइस क्या था? अगर बच्चों को आगे पढ़ाना लिखाना है, फैमिली को चलाना है, तो उन्हें ऑफकोर्स क्रिकेट छोड़ दें। मेरी मदर हाउसवाइफ थी, एजुकेटेड हाउसवाइफ थी, लेकिन उनको नौकरी करनी पड़ी क्योंकि घर के दो एंड्स मीट करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ती है। और सबसे सही तरीका होता है हाउसवाइफ जो है एक स्कूल टीचर बन जाए, जिससे वो घर भी देख सकती है और स्कूल में काम भी कर सकती है। और भिलाई में जहां पर हम रहा करते थे वो एक बड़ी अजीब सी एक जगह है, उसको वही लोग क्रेडिट कर सकते हैं जिन्होंने स्टील सिटी में लाइफ देखी होगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ। वहां पे सब कुछ जो है ऑन द हाउस होता है, सब कुछ वर्क्स वगैरह जो होते हैं, जैसे मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री। क्योंकि मैं पढ़ रहा था उस स्कूल में तो मेरे भाई को फीस होती वो आधी लगती थी, मेरी फीस 15 रुपए, मेरे भाई की फीस 7 रुपए, सबसे छोटे भाई की फीस 3.5 रुपए। कुछ भी नहीं था। गैस फ्री, कोक फ्री। मैंने अपनी बड़ी बेटी को बताया कि हमारे टाइम में कोक फ्री मिला करता था, तो मेरी बेटी बोली, Dad, you didn't have a choice. You couldn't go for Pepsi. I said, Beta, I'm not talking about Coke. As in Coke, it is कोयला। उस जमाने में सीढ़ी जलाया जाती थी हमारे यहाँ। जब वो आता था तो उसकी एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार में आया करता था। उस जमाने में व्हाइट कलर की एम्बेसडर हुआ करती थी और उसमें पर्दे लगे होते थे और सामने झंडा लगा था। तो वो गाड़ी जब आके रुकती थी तो मैं देखता था कि कुछ ऑफिसर्स जो है वो एकदम गेट के पास रिसेप्शन में खड़े रहते थे। गाड़ी रुकी, दरवाजा खोलने के लिए जैसे एक आदमी झुका, बाकी 4 लोग झुक जाते और फिर उसको इसी कंडीशन में वो लेके जाते थे, एस्कॉर्ट करते। और सामने के जो फ्रंट सीट थी जहां पे सोफा लगा रहता था व्हाइट कलर के कपड़ों के साथ, वहां पे उनको बिठा देते, उनके लिए चाय कॉफी नाश्ता स्पेशली आता, जैसे यहाँ पे डायमंड्स पे आ रहा था और आप लोग पीछे देखें तो मेरे पेरेंट्स भी शायद वहां से बैठे बैठे उनको देखते रहते थे। तो उनके दिमाग में परसेप्शन फॉर्म हो गया कि सफलता का मतलब यही, सामने की कुर्सी। जैसे आपने कुछ लोगों को लग रहा होगा सामने की कुर्सी में क्या होगा, तो मेरे पेरेंट्स का भी वही परसेप्शन था, सामने की कुर्सी। और उनको ये मालूम था कि उनमें और उनमें फर्क सिर्फ ये था कि जो सामने बैठे हुए थे उनके पास एक बेहतर डिग्री थी। मेरे फादर के पास डिप्लोमा था और जो सामने बैठे थे उनके पास डिग्री थी। तो उन्होंने हमेशा एक परसेप्शन फॉर्म करी। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें लाइफ में सफल होना है, तुम्हारे पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए, इसकी कड़ी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो और सफल हो जाओ, और इस तरह सफल हो जाओ। अब पढ़ाई से मैं बहुत कोसों दूर भागता था, पढ़ाई मेरी समझ में आती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की उम्मीद थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंजन ट्रैक पे चल गया तो डब्बे की छुट्टी चल पड़ा। मेरे 2 छोटे छोटे भाई मेरे को देखा देखी चल पड़े, उनकी उम्मीद थी। अब क्लास में जब मैं बैठता था पढ़ने के लिए, जब क्लास होती थी तो मुझे ताज्जुब होता था कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको सब कुछ आता है। आपको याद है आपकी क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते थे जिनको सब कुछ आता है, कोई सवाल पूछे यस सर यस सर, और मुझे ऐसा लगता था इनको सब कुछ आता है कैसे। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद मैं आईआईटी में इंजीनियर बन जाऊंगा, क्योंकि भिलाई में सिर्फ 2 ही ऑप्शन माने जाते थे, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। भिलाई के एक एंड में एक हॉस्पिटल है, दूसरे एंड में प्लांट है। अगर इसके बीच में आप पूछे तो वहां कुछ नहीं माना जाता। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि शायद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, और मैं भी उनको बहकाता रहा कि शायद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन मैंने सारे इंजीनियरिंग एग्जाम फेल किए। आप में से कुछ लोगों को उम्मीद मिल गई कि अगर मैं डायमंड बन सकता हूं तो शायद बहुत सारे लोग करेंगे। मेरा कोई ड्रीम नहीं था बचपन में। जब मेरे से पूछा जाता तुम क्या बनना चाहते हो, मुझे उस सवाल का जवाब देना आता ही नहीं था। मतलब अजीब सा लगता था, मैं क्या बोलूं, मैं क्या पुलिस बोलूं, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता। आई हैव नो ड्रीम, बट मेरे पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम था। कहते हैं कि आपके पास ड्रीम हो तब कुछ हो सकता है, या आप किसी के सपने का हिस्सा बन जाए तब भी कुछ हो सकता है। तो मैं अपने पेरेंट्स का एक सपने का हिस्सा था। मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मुझे किसी तरह से पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिल जाए, जैसे उन्होंने कही, और उनका सपना इतना स्ट्रॉन्ग था कि फाइनली मुझे मिली गई और मैं पब्लिक सेक्टर की नौकरी में आ गया। एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन इंश्योरेंस कंपनी। मेरे घर में खुशियां मचने लगी कि वाह, एक बढ़िया नौकरी मिल गई है, अब इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, अब लड़कियों के रिश्ते भी आने लग जाएंगे। तो उस जमाने में पब्लिक सेक्टर में अगर लड़का काम करता तो वैसी रेट बढ़ जाता था, तो इसकी पूछ भी हो जाएगी। 2500 रुपये तनख्वाह थी, और मेरा पहला फाइनेंशियल जो था वो क्लास मेरे फादर ने दी। मेरे फादर ने कहा कि बेटा ऐसा है, अभी से ही तुम अपने भविष्य की तैयारी कर लो, 2500 रुपये में। तो मैंने पूछा कि व्हाट डज इट मीन। मेरे फादर ने कहा कि देखो, तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए,
मकान के लिए, तो अनटूवर्ड इंसिडेंट। और मैं सोचा था कि 2500 रुपए में इतनी तैयारी मैं करूंगा कैसे। और मेरे फादर से जब मैंने पूछा कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा से अभी से बचाना शुरू कर दो, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा। अभी से बचाओगे तो तब तक की तैयारी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी बच्चे हो जाए, जल्दी बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी जल्दी हो जाएगी, तो आपका भविष्य एकदम सफल हो जाएगा। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस माय पेरेंट्स हैड। यू कैन रिलेट टू दिस? समझ पा रहे हैं आप लोग? सो साथ-साथ मेरे फादर ने कह दिया कि भाई तुम नौकरी करने जा रहे हो, ये ध्यान रखना कि हमारी फैमिली का नाक ना काटे, तो उल्टे सीधे काम भी नहीं होने चाहिए। तो मतलब वहां से भी रास्ता बंद, मतलब सिर्फ 2500 रुपए में घर चलाना, ये क्लियर हो गया। Now, ठीक है, आई थॉट मे बी दिस इज हाउ लाइफ इज। और मेरे को ऑफिस में भी थोड़ा अच्छा लगने लग गया, क्योंकि कुछ लोग पूछने पाछने लग गए। कंपनी की एक गाड़ी मिल गई, क्योंकि ब्रांच मैनेजर था, तो एक मारुति 800 मिल गई, क्योंकि आपके साइज के हिसाब से गाड़ी नहीं मिलती है, आपके औकात के हिसाब से गाड़ी दी जाती है। तो उन्होंने मेरे को मारुति 800 दे दी पहनने के लिए, क्योंकि मैं तो फ्री में पेट्रोल भी था उसमें, सब कुछ था। और एक फोन भी था जिसके ऊपर एक लिमिट थी कि हम महीने में 1500 कॉल से ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम लोग बिल्कुल एकदम प्लानिंग के साथ उसमें कॉल्स किया करते। नाउ दिस इज हाउ लाइफ वाज। माय ईगो वाज वेरी वेरी सैटिस्फाइड। व्हाई? बिकॉज़ मैं तो हर रोज में 17 लोग गुड मॉर्निंग सर करते थे, क्योंकि मैं अपने कैबिन में बैठता था और उसी से मैं खुश रहता था कि मुझे मालूम था जेब में पैसे तो हैं ही। नाउ अब व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, उधर अंजलि जिस फैमिली से आ रही थी वो एक बिजनेस फैमिली थी, यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां पे टाइम की प्रॉब्लम थी। और उसने अपनी फैमिली के लोगों को जब देखा, तो उसने देखा कि उसके फादर के पास टाइम नहीं था, उसके ब्रदर्स के पास टाइम नहीं था अपनी वाइफ के लिए। तो उन्होंने सलाह दी अपनी सहेलियों से कि मुझे शादी करनी चाहिए, किससे करना चाहिए। That's how maybe I think ladies या girls keep talking amongst each other, कैसा होना चाहिए उनका फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय से शादी कर लो, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता है। I probably she liked the idea, she bought the idea, and that's how we got married. But she never knew that कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय के पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। तो आप उस टाइम का करोगे क्या जब आपके पास पैसा नहीं है? And she was supposed to buy things which I can afford, not what she can. You understand what I'm saying? Now, हमें सिचुएशन पसंद नहीं थी, दोनों इग्नोरेंस में हम लोग फंस गए थे साथ में लाइफ की सिचुएशन में। We didn't like it, but we were not doing anything about it. बस हम लोग प्रे कर रहे थे भगवान को, भगवान कुछ हो जाए, बस कुछ हो जाए, बस कुछ हो जाए। तो भगवान ने भी शायद सोचा कि इनको कुछ रास्ता बताना चाहिए, तो He gave us a little problem in life. हर एक की लाइफ में रेनी डे होता है, वैसे हमारे साथ था। May of 96, we had a medical emergency. Anjali was in the hospital, and she was in terrible condition. Almost, I mean, it was matter of life and death. Now, जब डॉक्टर के पास लेके गए तो हमें मालूम नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब डॉक्टर ने एडमिट किया तो उसने बोला कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड शी नीड्स टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली। नाउ द फर्स्ट थॉट व्हिच वेंट टू माय माइंड वाज इसमें पैसा लगेगा। और कितने लोग हैं, मैं बता रहा हूं इस दुनिया में, जो इलाज करने से पहले सोचते हैं कि पैसा लगेगा। आई वाज वन ऑफ देम। पहले मैं पैसे के बारे में सोचा था, बाद में इलाज का। एंड आई हेट माय सेल्फ फॉर डूइंग दैट, बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन हुई थी। जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें इतने पैसे लगेंगे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उनको मैं अंजलि को अपने एक रिश्तेदार है दिल्ली में, उनका हॉस्पिटल वहां पे ले जाऊं ताकि फ्री में उनका इलाज हो जाए। दैट्स हाउ पीपल थिंक समटाइम्स, एंड आई वाज, बट डॉक्टर सेड कि नहीं हो सकता, यही करना पड़ेगा। फाइनली ऑपरेशन किया गया। वी समहाउ कुड गेट इट डन, एवरीथिंग वाज ओके, थैंक गॉड, शी वाज सेफ। बट जब बिल देने की बारी आई, जब उसने मुझे बिल दिया डॉक्टर ने, तो मैंने कहा कि व्हाट इफ आई सबमिट द बिल टू माय ऑफिस एंड देन सबमिट द मनी। तो उसने बोला नहीं, आपको उसको डिस्चार्ज कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। सो आई वेंट टू माय ऑफिस, आई वेंट टू माय बॉस, आई सेड आई नीड 18,000 रुपीस एडवांस ताकि मैं अपनी वाइफ को डिस्चार्ज करा सकूं हॉस्पिटल से। सो माय बॉस सेड हमारी पॉलिसी नहीं है कंपनी की कि हम आपको एडवांस दें, यू विल हैव टू गेट रिइंबर्स्ड। आप पहले बिल लेके आइए, फिर हम आपको उसका रिइंबर्समेंट करेंगे। आई सेड आई डोंट हैव द मनी, और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है। अब मेरे बॉस ने कहा रूल्स आर रूल्स, एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। वो सिर्फ अमाउंट 17,500 रुपए का था, अगर उसमें एक जीरो और होता है, आई डोंट नो मैं लाइफ में क्या करता। Someone helped us, she came out of the hospital, but पहली चीज हमने सोची कि हमें अपने लाइफ को कुछ करना पड़ेगा, we need to change directions।
और हमारा पहला थॉट था कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए कम से कम 50,000 रुपीज वॉज माई ड्रीम, माई गोल कि मेरे अकाउंट में होना चाहिए, ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वी कैन टेक केयर। नाउ यहां पे आया परसेप्शन कि अब कुछ और करना चाहिए। तो अंजलि से मेरे हिसाब से हमें बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, शी हैड ए परसेप्शन। नाउ शी डिड नॉट नो व्हाट वाज बिजनेस, शी थॉट कुछ भी करना है बिजनेस, इफ इट इज नॉट अ जॉब इट्स बिजनेस। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सो कॉल्ड बिजनेस, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। हमने स्टार्ट किया ऑफ कोचिंग क्लास, इंग्लिश कोचिंग, क्योंकि रायपुर में जहां पे हम रहते थे वहां पे लोग इंग्लिश भी हिंदी बोला करते, तो बहुत स्कोप था वहां पे। तो अंजलि स्टार्टेड दैट कोचिंग क्लास, इट फेल्ड विद इन अ मंथ्स टाइम, 2 months टाइम इट फेल्ड। उसके बाद वी स्टार्टेड अ बेकरी विद वन ऑफ आवर रशियन फ्रेंड्स, लेकिन वो भी 2-3 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। देन वी स्टार्टेड कंसल्टेंसी, वो भी 2-3 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। नो, मैं आपको इसलिए फटाफट बता रहा हूं कि बंद करना पड़ा, बिकॉज we never realized that failure is a part of the process. हमें पहला फेलियर मिलता था, पहला रिजेक्शन मिलता था, पहली प्रॉब्लम होती थी, हम लगता बंद करना। बट एक असूल जो है आज हमने बिजनेस में आके सीखा है कि किसी भी चीज में अगर आपको सफल होना है, you need to fail enough। अगर आपको जल्दी सफल होना है तो जल्दी फेल होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा फेल होना पड़ेगा। If you keep failing, keep failing, keep failing, keep failing, keep failing, तो पूरा नहीं होगा। So, हमने सब बंद कर दिया और हमने अपना we went to the traditional thought process कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं और अंजलि नौकरी करे तो प्रॉब्लम हम अपनी लाइफ को और इंप्रूव कर सकते हैं। और मेरा परसेप्शन ये था मेरी फैमिली से कि नौकरी करने से सफल हो सकता है। मेरे पेरेंट्स ने कहा था अच्छी पढ़ाई करो, बड़ी मेहनत करो, सफल हो जाओ। सो माय परसेप्शन, सो अंजलि वाज ऑलरेडी ए क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, स्कूल में नौकरी कर लो और साथ साथ किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर लो जहां पे तुम कंसल्टेंसी दे सकती हो, साथ में ट्यूशंस कर लो। मैंने अपने सारे कोर्सेज पूरे कर लिए। इंश्योरेंस फील्ड, आई बिकेम अ लाइसेंशिएट, आई बिकेम एन एसोसिएट इन मेरीन इंश्योरेंस, आई डिड माय एसोसिएट एंड सारी डिग्रीज लेके मैं तैयार हो गया कि अब जब प्राइवेटाइज होगी इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। और साथ साथ में कंसल्टेंसी करने लग गया और उस समय कुछ पैसे भी बनने लगे, 40-50 हजार रुपए हमारे अकाउंट में भी आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इस बार सफलता तो मिल रही थी लेकिन पैसा आ रहा था, दूसरी तरफ हमारे पास एक चीज की कमी होगी, दैट वाज टाइम। अब हमारे पास टाइम नहीं थी और वो टाइम हम निकाल रहे थे अपनी छोटी बच्ची से। सो वी वर फ्रस्ट्रेटेड अगेन कि अगर हम पैसा कमा भी रहे हैं तो उस बच्ची की लाइफ से समय निकालना, दैट इज नॉट ओके। तो हमने सोचा क्यों ना फिर हम भी सारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड कि भाई ऐसा कुछ हो जाए जिसमें हमें समय भी मिल जाए, पैसा मिल जाए। हालांकि हमें मालूम है कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें दोनों चीजें मिल जाए। और कहते हैं कि कभी कभी सरस्वती आपके बहुत करीब होती है। भगवान ने हमारी बात सुन ली। 97 में हमें कॉल आया, मेरे छोटे ब्रदर अमित सोदी डायमंडर, उनका कॉल आया। कमिंग बैक टू इंडिया विद बिजनेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने कहा कि मैं एक बिजनेस लेके इंडिया आ रहा हूँ। और मेरा परसेप्शन था कि जब हिंदुस्तान से वो सॉफ्टवेयर सीख के अमेरिका में नौकरी करने गया तो वापस हिंदुस्तान भी सॉफ्टवेयर के बिजनेस के साथ आ रहा होगा। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहे हैं अपने ब्रदर के साथ, वो अमेरिका से इंडिया आ रहा है और मैं उसमें डायरेक्टर हूँ। परसेप्शन इज रियलिटी, जो आप मान लो वही चीज सच हो जाती है। मैंने सबको बोल दिया और सब लोग बड़े इंप्रेस हो गए कि ऐसा होने वाला है। फिर उसने मुझे 97 दिसंबर में कॉल किया, उसने बोला अतुल भाई नहीं कहाँ दिल्ली, तो दिल्ली में आके मेरे से मिलो एयरपोर्ट पे और हम वहां से एक साथ फ्लाइट में आएंगे रायपुर एंड देन वी डिस्कस द बिजनेस। तो बहुत ही सॉलिड चीज है। मैं लाइफ में आज तक कभी हवाई जहाज में बैठा भी नहीं था और उसने कहा कि मैं हवाई जहाज का किराया मैं दूंगा। आई वेंट टू दिल्ली, बैठे, उसने कुछ भी नहीं बताया। हम लोग फ्लाइट में वापस आते तब भी कुछ नहीं बताया। हम लोग रायपुर पहुंच गए तब भी कुछ नहीं बताया। हम घर पहुंच के भिलाई तब भी कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा बताएंगे कब? उसने कहा कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ हम लोग ड्राइंग रूम में बैठेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट और तुम पेन और कॉपी लेके बैठो। मतलब बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट है। मैंने सोचा परसेप्शन बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट है और अंजलि के साथ देख रहे तो मतलब बहुत ही सीरियस और इंटेलिजेंट चीज होगी। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एकदम एक्साइटेड हम लोग बैठे एकदम पेन और कॉपी लेके और उसने अपना एक बोर्ड खोला। पहली बार ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बताऊं मैंने कभी नहीं, एक बोर्ड खोला, डीजल को लगाया एंड इशू द प्लान। और प्लान दिखाने से पहले उसने पूछा व्हाट इज योर ड्रीम? तो बड़ा विचित्र सवाल है। व्हाट इज योर ड्रीम? अरे टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस, ड्रीम का मतलब क्या? तो बोला नहीं, व्हाट इज योर ड्रीम लिखो। मैंने एक ही लाइन नहीं लिख पाया और अंजलि ने फटाक से लिख दिया
नीड मोर मनी 10 बार अंजलि ने व्हाट नेक्स्ट, हमने प्लान लिखा, सर्कल पर बनाते गया। उसके बाद बोर्ड पे खड़ा होकर इस तरह से बोलता है, इसको बोर्ड मैंने कहा आई लाइक द बोर्ड एंड द ईजल, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर काले चौक से लिखते हुए देखा है, कि हमारे स्कूलों में हमने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखते देखा है। तो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ऐसे बिजनेस ये वाला, ये तो चल के बंद हो चुका है, नासिक की कंपनियां है, तो बोला नहीं ये तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, नहीं ये भी आने वाला है। सो वी हैड अ डिस्कशन एंड अभी डिस्कशन चल ही रहा था कि अंजलि का एक इमीडिएट एक स्टेटमेंट आ सका, किस बेल को समझ में नहीं आया, ऐसे बेल को समझ में नहीं आया, आई डोंट गेट इट। एंड देन इट बिकम एन ईगो प्रॉब्लम, बिकॉज वाइफ को हस्बैंड की बात माननी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, बट शी सेड नहीं, आई थिंक वी नीड टू डू दिस बिजनेस। और ईगो पे आ गया तो मैंने कहा कि ओके अंजलि, आई एम नॉट इन इट। तो अमित ने कहा कि इज इट ओके अगर मैं और भाभी कर सके, परफेक्टली फाइन, यू गो अहेड, आई नो यू विल फेल। एंड आई वाज वेरी श्योर कि 3 महीने में ये लोग वापस आकर बोले नथिंग वर्क। 3 महीने के बाद मेरे घर में जो फोन सिर्फ मेरे लगा था, मेरे नाम से, विद 1500 कॉल्स का उसका बैरियर था, ऑल कॉल्स आर कमिंग फॉर अंजलि जी, अंजलि मैम है, अंजलि जी है, अंजलि मैम है, अंजलि जी। आई वाज लाइक अ टेलीफोन ऑपरेटर ऑनेस्टली। और मेरी ईगो और हर्ट हो रही थी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, इतने लोग क्यों कॉल कर रहे हैं, लोग मेरे को इतना इंश्योरेंस के लिए कॉल नहीं कर रहे थे जितना उसको कॉल कर रहे थे। सो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सो आपका वो कैसा चल रहा है, अपना कोई मेंबर वगैरह बन गया? उन्होंने गॉट इट, सो दिस गाय इज गेटिंग पॉजिटिव। सो बोला यार एक काम कर भाई, दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा है सिटी पोर्ट में, व्हाई डोंट यू गो देयर, तो देखिए। और मैंने बोला दिल्ली हो, तब तक उसने कहा 300 रुपए का टिकट होगा और आना जाना होगा, 1 दिन का समय लगाना होगा। और मैंने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा कि तू चले जा, अगर तेरे को पसंद नहीं आएगा तो हम तेरे पैसे लौटा दें। मैंने कहा उसको डॉलर वाला बंदा, उसको क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी पसंद आएगा, पसंद भी आएगा तो भी मना कर दूंगा, नहीं पसंद आएगा तो मिल जाएगा। आज आई रीच दिल्ली, सिरीपोर्ट ऑडिटोरियम, I saw सुशील जी there, सुशील और रश्मि जी को मैंने वहां पे देखा। आगे की मैं बताता हूं कि मैंने इनको वहां पे देखा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये लोग इसी मीटिंग में आएंगे। I couldn't believe it. वहां पे इतने सारे लोग थे, स्मार्ट, एजुकेटेड लोग, मोबाइल फोन उनके हाथ में, 15 रुपए इनकमिंग आउटगोइंग फोन कॉल होता था मोबाइल पे। अब मैं सोचता था कि इतना स्मार्ट आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना बड़ा आदमी क्यों इस बिजनेस को करने के लिए आया? बट जाके जब मैंने वहां पे पूछा किसी कि यहाँ पे एमवे की मीटिंग हो रही है, लोग एक साथ, और आप एमवे की प्लीज आइए, पता नहीं क्या हो रहा है, स्ट्रेंज। एंड आई वेंट इनसाइड एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर व्यू कि हॉल खाली, हॉल मतलब हॉल भरा हुआ था, स्टेज खाली था, लोग ताली बजा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था और तालियां बज रही थी। ऐसे कि आई एम प्रीटी श्योर कि बिजनेस ठीक नहीं है, क्योंकि खाली स्टेज के लिए ताली क्यों बजाएगा? और वो भी गाने जो हमने सुने हुए उनके लिए ताली क्यों बजा रहा है? नया गाना तो फिर भी ताली बजती है, पुराने गाने पर ताली बज रही है। उसके बाद एक सज्जन स्टेज पे आए, तो सज्जन स्टेज पे आया तो लोग एकदम कुर्सी पे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, कमाल जी सिंह आए थे, स्टेज पे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। गॉड दिस इज क्रेजी, मैं तो ताली नहीं बजा रहा। बट आई प्रॉमिस यू, आफ्टर 3 आवर्स मैंने देखा कि उस सेमिनार में मैं तो कुर्सी पे खड़े होकर तालियां बजा रहा। प्रॉब्ली मुझे लगता है कि प्रॉब्ली वहां पर मुझे जो चीज मैं ढूंढ रहा था शायद मुझे वहां पर नजर आई, एक उम्मीद नजर आई कि शायद ये वही रास्ता है जिसके थ्रू हमें समय और पैसा मिल सकता है। मुझे पहली बार विश्वास हुआ इतने सारे लोगों को देख के, जैसे आप में से बहुत सारे नए लोगों का विश्वास होगा कि ऐसा उनके लिए भी पॉसिबल है। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं आके बिजनेस करूंगा। लेकिन कहते हैं जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं उस दिन से एक्चुअली टेस्ट चालू होता है। भगवान के पास एक ईमेल जाता है, ये आदमी सफल होने की कोशिश कर रहा है, भगवान बोलते लेट मी टेस्ट, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टेस्ट करता है। और जब आप सारे टेस्ट क्रॉस कर जाते हैं तो भगवान बोलता है दिस गाय डिजर्व्स इट, ही नीड्स टू गो डाउन। Was it easy? Wrong question. Was it worth it? Is the right question. तकलीफें तो बहुत थी, रिजेक्शंस भी थे जो हमने पहले कभी देखे नहीं थे, हमने फेस नहीं किए थे। ईगो हर्ट डेफिनेटली हर्ट यू, बट आई कैन प्रॉमिस इट वाज वर्थ इट। क्या हमें कभी इसको छोड़ने की इच्छा हुई? कई बार। एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मुझे कई बार छोड़ने की इच्छा हुई, लेकिन हर बार में छोड़ने की इच्छा होती थी मेरी, हर बार में छोड़ने का मन करता था। और मैं अंजलि को बोलता था मैं नहीं कर सकता हूं ये बिजनेस। वो अंजलि कहती व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैं
बोलता अंजलि मुझे रिजेक्शन अच्छे नहीं लगते, मुझे डर लगता है कि पता नहीं होगा कि होगा। अंजलि बोलती लेट्स मेक अ फोन कॉल फॉर अप्लाई। अगर आपके साथ भी कभी हो तो आप ये मेक अ फोन कॉल मेरा। एंड एवरी टाइम शी वुड इनिशिएट एंड शी वुड मेक मी टॉक टू अमित, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। हियर्स अंजलि। अतुल मुझे क्रेडिट दे रहे हैं इस बिजनेस का, पर ऐसा नहीं है कि मैं अतुल से ज्यादा इंटेलिजेंट थी इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। मेरे ख्याल से मैं अतुल से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, सिर्फ यही फर्क था। क्योंकि ये जनरली होता है कि जो लेडीज होती है वो थोड़ा रियलिटी में रहना पसंद करती हैं, और जेंट्स तो कई बार ऐसे बात करते हैं जैसे पूरा शहर उनकी जेब में है, चाहे कुछ भी ना हो जेब में। तो मैं तंग आ चुकी थी, फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और मुझे नजर आ रहा था कि हमारा फ्यूचर कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं होने वाला है। हम जो काम कर रहे थे पिछले 5 सालों में कुछ नहीं बदला था, और मैं अगले 5 सालों के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था वहां भी कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि अतुल के बॉस हमारे घर के सामने ही रहते थे, तो उनकी वाइफ मुझसे ज्यादा टेंशन में रहती थी। वो अपनी वाइफ को और भी कम समय देते थे, तो मुझे लगता था 5 साल काम करके उस कुर्सी पे बैठेंगे तो क्या मिलेगा। वो कुर्सी तो आज भी नजर आ ही रही है कि क्या दे सकती है। तो इसलिए मैं परेशान थी और इसलिए मैंने इस बिजनेस को हाँ कहा। पर हाँ, मैं हर रोज भगवान को थैंक यू बोलती हूँ और अपने अपलाइन को थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया। और मेरे साथ ये हुआ, मेरे लिए एक अच्छी चीज ये हुई कि क्योंकि हमारे अपलाइन हमारे पास थे तो मैं उनसे सीख कर इस बिजनेस को आगे करने को तैयार थी। मैं स्टूडेंट बनने को तैयार थी। अगर आप भी स्टूडेंट बनने को तैयार हैं, कुछ नई चीजें सीखने को तैयार हैं, तो जरूर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऊपर से देखने में हम लोग काफी खुश नजर आते होंगे लोगों को, आई एम श्योर सब ठीक ठाक लगता होगा कि अतुल ने जैसे बताया फ्लैट, गाड़ी, फोन, जो चीजें उस समय मायने रखती थी 20 साल हमारी शादी को होने वाले हैं, 12 साल पहले ये चीजें मायने रखती थी, वो सब था हमारे पास। हम दोनों काम कर रहे थे, पर हम अंदर से खुश नहीं थे, हम अंदर से काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। यहाँ एक चीज ये मैं आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जिन लोगों के बारे में सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि ये तो क्यों करेंगे इस बिजनेस को, ये तो ऑलरेडी काफी खुश हैं, काफी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता उनकी क्या नीड है, इसलिए हर किसी को ये बिजनेस दिखाइए, किसी को भी जज मत करिए। एक चीज और होती थी कि जब भी हमारे अपलाइन डायमंड यूएस से हमें फोन करते थे तो उनकी आवाज में बड़ा एक्साइटमेंट होता था, हमेशा एक्साइटेड रहते थे, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते थे, बहुत पॉजिटिव बातें करते थे। और पूछते थे, हम लोग पूछते थे और क्या किया आपने वीकेंड पे, तो वो बोलते थे अभी हम 2 दिन का कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं और बहुत एक्साइटिंग था, बहुत अच्छा था और फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। तो उनकी बातें सुन के मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था ये आदमी कहीं जा रहा है अपनी लाइफ में, किसी दिशा में बढ़ रहा है आगे। और जब वो हमसे पूछते थे कि तुमने क्या किया वीकेंड पे, तो हमारे पास वही घिसे पीटे जवाब होते थे, अरे मूवी पे गए थे। हमारे लिए वही एक्साइटिंग हो जाता था, मूवी देखने गए थे, जू गए थे बच्चे को लेकर, या पिकनिक पे गए थे। हमको लगता था लाइफ का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ चीजों से अपने आप को बिजी रखें, एंटरटेन रखें, और हम कहीं आगे बढ़ नहीं रहे। पर ये यहाँ पे एक मैसेज और भी है कि आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो अभी आपके बिजनेस में नहीं है, उनको आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नजर आना चाहिए, और फिर वो जरूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो जब भी वो आपसे बात करें, आप एक्साइटेड रहेंगे तो वो चाहेंगे इस बिजनेस में आना। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे लगता था ये जो भी कर रहा है इट इज वेरी एक्साइटिंग, इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, मैं भी करना चाहूंगी इसके साथ। तो जैसा अतुल ने बताया, मैंने काम करना शुरू किया, स्कूल जाती थी, 10 बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी, फिर उसके बाद डायट कंसल्टेंसी करती थी। फिर भी मुझे नजर आ रहा था कि इन चीजों से भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, पर जितना आगे बढ़ना चाहते थे वो होता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि नई नई गृहस्थी थी तो बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत कुछ चीजों की जरूरत थी, और तब वो टीवी पे क्विजेस आते थे, हर किसी भी चीज का जवाब दोगे आप तो प्राइस में हमेशा हाउस होल्ड की चीजें होती थी, किसी में फ्रिज है, किसी में माइक्रोवेव है, किसी में वॉशिंग मशीन है। तो आप लोग में से किसी को याद होगा कि पहले वो कंपटीशन पोस्ट कार्ड्स आते थे, स्पेशल पोस्ट कार्ड्स आते थे, 2 रुपए का एक, किसी को याद है? यस, आई कैन टेल यू। तो उसी पे जवाब भेजना होता था। तो मैं इतनी
एक्सपेरिमेंटल हो गई थी कि मैंने कुछ वो पोस्ट कार्ड भी लाके घर में रख लिए थे कि शायद इसी से मुझे वो चीजें मिल जाएं, क्योंकि शायद हम खरीद तो नहीं पाएंगे। तो मैं वो जवाब देने शुरू कर दिए थे मैंने कि उससे ही शायद मेरी चीजें, तो मतलब काफी एक्सपेरिमेंटल हो चुके थे, काफी आइडियाज हम लोग लगा रहे थे, बिजनेस शुरू किए, काम एक्स्ट्रा करना शुरू किया, फिर भी आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे। और जब इस बिजनेस में आए, शुरुआती प्रॉब्लम्स तो हुई, और जैसे सबके साथ होती हैं, बहुत स्ट्रगल थी, कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई, कुछ ऐसे दिन आए जब हमें लगा कि अब नहीं कर पाएंगे, आज इसके बाद नहीं होगा हमसे, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ इंसिडेंट्स मुझे याद हैं, एक बार एक सीए को मैंने ये प्लान दिखाया था और एक लेडी ने उनको फोन करके बोला कि ये कपल हमसे कुछ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आप जरा जज करिए इनके बिजनेस को भी और इनको भी, और हमसे कहा कि ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, आप इनको भी दिखाइए। तो जब हम उस सीए के पास गए तो वो अपनी टेबल के ऊपर पैर करके बैठा हुआ था, ही वाज स्मोकिंग, पूरा धुआं वो मेरे चेहरे पे छोड़ रहा था, और उन्होंने हमारी बहुत इंसल्ट करी, प्लान के दौरान भी और प्लान के बाद भी। और उन्होंने कहा मुझे पता है कुछ कपल्स यहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं हमारे शहर में, और वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं, तो ये सब आप जो बता रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और इसलिए आप उस लेडी से भी बात नहीं करिए, और मैं सलाह दूंगा आप किसी से भी इस बारे में बात मत करिए। दैट वाज अ टफ डे फॉर अस। अतुल इतने गुस्से में थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको वहां पर कुछ बोलने से या उनको लड़ाई झगड़ा करने से रोका, हम बाहर निकले, और बाहर निकल के अतुल ने कहा कि नो वे, इनफ, ये बिजनेस आज से बंद, मैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट नहीं देख सकता। और देन वी कॉल्ड आवर अपलाइन, और उन्होंने वापस हमारा फोकस हमारे ड्रीम की तरफ करवाया। उन्होंने बोला क्या उस एक आदमी की ओपिनियन की वजह से तुम वो सारे सपने छोड़ने को तैयार हो, वो सारे प्रॉमिसेस तोड़ने को तैयार हो जो तुमने अपनी बेटी से किए? और फिर हमको लगा कि नहीं, वो एक आदमी की ओपिनियन मैटर नहीं करती। वही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ लोग नेगेटिव मिल रहे हैं या आपको इंसल्ट कर रहे हैं या वो ना कहते हैं इस बिजनेस को, आप ध्यान रखिए कि वो आपको ना नहीं कह रहे हैं, या वो आपकी किस्मत को ना नहीं कह रहे हैं, वो अपनी किस्मत को ना कह रहे हैं। उनको इतना पावर मत दीजिए कि वो आपके सपने छीन सके आपसे। वो पावर आप अपने पास रखिए, अपने सपने अपने हाथ में रखिए, जकड़ कर रखिए, लोगों की नजर मत लगने दीजिए उसको, और आप काम करते रहिए। जब हमने शुरू किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी बेटी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, और उसने कहा कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आप जहां भी मीटिंग लेने जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। तो हम उसको गोदी में उठा के ले जाते थे, जहां प्लान दिखाते थे उसके घर में, उनके घर में उसको बैठा देते थे टीवी के सामने, एंड शी वाज विलिंग टू पे द प्राइस। आपको डायमंड जाना है, कोई बात नहीं, मेरे को मम्मी मैं वहां बैठ सकती हूँ 2 घंटे, आप अपना मीटिंग करिए। तो ये फैमिली बिजनेस है, और हर फैमिली मेंबर का एक रोल है इस बिजनेस में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, और उन्हें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, और क्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें बताइए क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपको फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस में। और उस चीज को आप छोटा मत समझिए, वो छोटी छोटी चीजें जो आपकी फैमिली आपके साथ जब आपका साथ देगी इस बिजनेस के लिए, वो आगे बहुत दूर तक लेके जाएंगे आप। सो प्लीज डू दैट, अगर अभी तक आपने ये नहीं किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे ये बिजनेस अब हमें समझ में आया, हम तो इसको कुछ और ही समझ रहे थे, पर आज हमको समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है, पर फिर इसको लोग समझते क्यों नहीं, इसके बारे में इतने नेगेटिव क्यों है? तो मुझे लगता है कि कल तक तो आप भी उन्हीं की कैटेगरी में थे, आज आप कुछ और बोल रहे हैं, पर वो मैं उनको कह नहीं सकती। तो वो बोलते हैं जब इतना अच्छा बिजनेस है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, अकेले नहीं करना, टीम है, सिस्टम है जो आपको सिखाता है, इतना अच्छा कॉर्पोरेशन है, उसकी बैकिंग है, मनी बैक गारंटी है, फिर लोग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समझते इस चीज को, क्यों भाग जाते हैं अनबे के नाम से? तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कभी कभी कि इनको क्या समझाऊं मैं, पर मुझे पता है, कुछ रीजंस मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता है। मेरी 6 साल की बेटी है, अभी उसने अपना पहला रिडल सीखा है, वो स्टेज में आ रही थी, रिडल्स पूछने लगी है वो। तो अभी पिछले हफ्ते उसने स्कूल से आके मुझसे पूछा, मम्मी एक ट्री पर 5 बर्ड्स बैठी हैं और एक बर्ड को किसी ने गोली मार दी,
तो अब कितनी बची? मैं ज्यादा ध्यान से सुन रही थी, मैंने कहा 4। उसने कहा नहीं, एक भी नहीं, बाकी सब तो गोली की आवाज से उड़ गई। तो मुझे लगा कि हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है जब लोग देखते हैं 995 का इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि आप डिनर करने गए बाहर और फिर आप इतने डिसअपॉइंट होके आए कि आपने सोचा अरे ऐसे 2000 रुपए भी लग गए और कोई मजा भी नहीं आया, ऐसे अच्छा घर में ही खा लेते। होता है कुछ किसी के साथ ऐसा? कितनी देर लगती है भूलने में हमें 1000 रुपए या 2000 रुपए? तो इसलिए जब ये 995 के साथ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपने आप लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं बिना सीखे। प्रॉब्लम ये है कि वो नए लोगों को वो नहीं समझा पाते जो उन्होंने समझा था, पर उनमें इतनी पेशेंस नहीं है कि वो पहले सीख लें या फिर अपने अपलाइन की मदद लें। अवेलेबल सब कुछ है पर उनमें पेशेंस नहीं है। तो क्या करते हैं वो? एक को तो गोली मारते ही हैं गलत तरीके से बिजनेस दिखा के। वो जो मर रहा होता है वो एक मिशन उसका बन जाता है कि जिंदगी भर बाकियों को थोड़ा आता रहूंगा, मैं किसी को बैठने ही नहीं दूंगा इस पेड़ पर। एक कहानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक पिंजरे में 4 मंकीज को रखा गया और ऊपर से एक ओपनिंग थी, तो वहां से केलों का गुच्छा उसमें लटकाया जाता था। तो जैसे ही कोई मंकी उछलता था उसको पकड़ने के लिए, तो उसके ऊपर आइस कोल्ड वाटर फेंक दिया जाता था। तो वो उससे जो उसको पेन होती थी, उससे जो उसको तकलीफ होती थी, तो वो उसने छोड़ दिया, उस काम अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया। वो चाहता ही नहीं था कि केलों को पकड़ा जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको कितनी बार भी वो गुच्छा लटकाएं, कोई मंकी उठता भी नहीं था अपनी जगह से। उनको पता था कि अगर केला मिलेगा तो उससे पहले वो पानी हम पर गिरेगा। फिर उसमें से एक मंकी को हटा दिया गया और एक नए मंकी को उसकी जगह रख दिया गया। फिर से जब केला लटकाया गया तो नया वाला जो था वो उछला उसको देखकर, तो बाकियों ने पकड़ के उसको खींच दिया, क्योंकक्योंकि उनको लगा इसको नहीं पता जो हमको पता है, तो हम तो इसको बचा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक एक करके चारों मंकीज को चेंज कर दिया। दूसरे नए बंदर आ गए उस केज में, पर पुराना जो उनका प्रोग्राम बन चुका था दिमाग में कि वो केला देख के पानी वानी डालना बंद हो चुका था। केले देखकर भी वो किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देते थे, एक दूसरे को खींचते ही रहते थे। क्यों? उनको भी नहीं पता। तो इसलिए जब लोग बोलते हैं हमें सब कुछ पता है अम्बे के बारे में, कोई नहीं सकता। उनको किसने बचाया है? जिसके ऊपर पानी पड़ा। अब हर किसी का यूनिक एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। जिसको जैसे अप्रोच किया गया एमवे के लिए, उसके हिसाब से वही है एमवे बिजनेस। पर हम और आप जानते हैं कि फ्रूट मिल सकता है, पानी वानी कुछ नहीं आने वाला, हमको पता है। पर हमारे ऊपर पेशेंस है। एक बार जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, एक हमारे फ्रेंड और नेबर थे, अतुल गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, वो अपने ऑफिशियल टूर पे थे। मैंने जाके उस कपल को बिजनेस प्लान दिखाया, वो बहुत एक्साइटेड हो गए। बड़ी लिस्ट बन गई उनकी, हम करना चाहते हैं, हम सीरियसली करना चाहते हैं। और 2 दिन बाद उनकी किट आई। किट आने के बाद से वो मतलब मैं अगर दरवाजा खोलती थी तो वो दरवाजा बंद कर लेते थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, आप परसों तक इतने एक्साइटेड थे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने जब उसके प्रोडक्ट्स कॉस्ट देखे तो उनके दिमाग में कुछ डाउट्स आए। उन्होंने अपने किसी बहुत इंटेलिजेंट रिश्तेदार को फोन किया जो इंदौर में रहता था उस समय, और उस रिश्तेदार ने उनको एडवाइस किया कि तुम खुद सोचो कोई तुम्हारा इतना महंगा शैम्पू क्यों खरीदेगा। ये सब बेकार बातें हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, थोड़े दिन में सब बंद हो जाएगा। तो उन्होंने अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिए। वो ना कुछ सोचने को समझने को तैयार थे, ना मैं उनको कोई उनके डाउट्स क्लियर कर सकी। सिर्फ एक काम हुआ कि वो 2 दिन के अंदर उन्होंने किट आने से पहले एक लेडी को प्लान दिखवा दिया था। उस एक लेडी के थ्रू उस लेग में हमारी 10 प्लैटिनम्स एंड अबव हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन आए, सही जगह पे उसके सवालों के जवाब मांगिए, गलत जगह पे मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी बड़ी चीज आपके हाथ से निकल सकती है। आज वो लेडी अभी भी जॉब में है, वो लोग अभी भी उसी तरह से लाइफ जी रहे हैं, पर वो उन्होंने किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बिजनेस वहां सेटअप हो गया। हमने इस बिजनेस को प्रायोरिटी बनाया,
हम लोगों से बात करते रहे इसके बारे में। मुश्किलें आई तो भी हम रुके नहीं। बहुत सारे दिन आए जब हम छोड़ना चाहते थे, पर हम बढ़ते रहे और बहुत कुछ मिला भी हमको इस बिजनेस से। आज जब मैं रिवॉर्ड्स के बारे में बात करना चाहूँ आपसे कि क्या क्या मिला है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो समय जब मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग भी कुछ कोशिश करिए याद करने की कौन से समय थे आपकी लाइफ के जब आप बहुत खुश थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा कि खुशी के पल वो होंगे जब वो आपके लिए कुछ नहीं हुआ था बल्कि किसी और के लिए आप कुछ कर पाए थे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस। आज जब मैं आपसे अपने रिवॉर्ड शेयर करना चाह रही हूँ तो मुझे अपनी गाड़ियां याद नहीं आ रही हैं, या जो हमने बड़े बड़े परचेजेस किए अपने लिए, या जो हमने बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रिप्स किए, डायमंड्स खरीदे या LCDs खरीदे या प्रॉपर्टीज खरीदी, वो याद नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज याद आ रही है जो कि बहुत छोटी सी है। इससे बहुत बड़े बड़े काम आप लोग करते आए हैं, हमेशा करते रहते हैं। मैंने इसलिए शुरू किए हैं इस तरह के काम छोटे छोटे, क्योंकि अब मेरे पास समय और पैसा भगवान ने दिया है कि मैं अपने ऊपर से फोकस हटाकर दूसरों की तरफ फोकस कर सकूं। तो एक बार मैं दोपहर के समय कार में बैठ के अपनी डॉक्टर का वेट कर रही थी और बहुत सीवियर विंटर्स थे, बहुत ठंड थी, और मैं 3 बच्चे भिखारी मेरे पास आए गाड़ी में मुझसे कुछ मांगने के लिए। 2 भाई थे, उनकी छोटी बहन थी। पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे उन लोगों ने, और भाइयों के पैरों में तो टूटी फूटी चप्पलें थी, और वो बच्ची जो थी उसके पैर में तो चप्पल भी नहीं थी। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने आसपास देखा तो सामने एक फुटवेयर की दुकान थी, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि जाके इसके साइज की चप्पलें दिलवा दो। तो वो गया और उसने उसको दिलवा दी नई चप्पलें। और उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़की अपने पैरों को ही देखे चली जा रही, और उसके चेहरे पे इतनी सुंदर स्माइल थी। अब उनको रोड क्रॉस करनी थी, पर वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी नजरें अपने पैरों से ही नहीं हट रही थी। पर्पल कलर की चप्पलें, शायद उसने लाइफ में पहली बार चप्पल पहनी थी, और उसके भाई उसका हाथ पकड़ के उन्होंने उसको रोड क्रॉस कराई, क्योंकि वो इसी तरह चलती रही पूरा टाइम। सिर्फ 45 रुपए की चप्पल, कोई बड़ी बात नहीं है। हम और आप रोज कर सकते हैं ये काम, इस बिजनेस के बिना भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इस बिजनेस में आने के बाद जब आपकी समय और पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तब आपको हिम्मत मिलती है, समय मिलता है, सोच मिलती है नेटवर्क 21 में आके कि किसी और के बारे में सोचा जा सकता है। अभी पिछले हफ्ते एमवे के वाइस प्रेसिडेंट जबलपुर आए हुए थे, और उन्होंने एमवे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन की तरफ से एक ब्लाइंड स्कूल को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया, और मैं और अतुल भी वहाँ इनवाइटेड थे, और मुझे भी कहा गया कुछ कहने के लिए, और मैं आई जस्ट प्रेड टू गॉड, आई सेड गिव मी विजडम, मैं यहाँ क्या बोलूँ। और पहला सेंटेंस जो मेरे मुंह से निकला, मैंने उन ब्लाइंड बच्चों को कहा कि आप सब बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आपने जो हमारे लिए गीत गाया वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था, और सबके चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी स्माइल थी। और फिर शाम को मुझे उस इंस्टीट्यूट की एक टीचर मिल गई मार्केट में, और उन्होंने बोला कि आपके जाने के बाद बच्चे पूछ रहे थे कि वो दीदी कौन थी जिन्होंने हमारे बारे में कहा था, वाकई में क्या हम इतने सुंदर लग रहे थे? क्या दिया मैंने उन्हें? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 शब्द। और ये किसी को हम क्या दे सकते हैं, क्या क्या बांट सकते हैं खुशियां, ये हम कहाँ से सीखते हैं? इस सिस्टम से। नेटवर्क 21 हमें सिखाता है एक अच्छा इंसान बनना, एक बेहतर इंसान बनना। मेरे लिए बिजनेस में सफल होने के बाद से काफी समय पहले से मेरे को जब भी मैं कोई त्योहार आता है तो मेरी कोशिश होती है कि हर घर में सारी तैयारियां होती हैं त्योहार के लिए, मिठाइयां भी आती हैं, नए कपड़े भी आते हैं, सजावट भी होती है, सब कुछ। मेरी ये खुशी होती है, मुझे कोशिश होती है कि मैं कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली उस त्योहार में शामिल कर सकूं। मैं दिवाली के समय पे कुछ मिठाई के डब्बे, कुछ पटाखों के पैकेट अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ, और कहीं पर भी गाड़ी रोक के जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो मुझे पता है कि त्योहार को नहीं मना रहे होंगे, मैं उनमें वो बांट देती हूँ। या मैं होली के समय पे पिचकारियां और कलर लेके निकल जाती हूँ। बहुत छोटी चीजें हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर इम्पोर्टेंट होगा। आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से? जो भी आप चाहते हैं मिल सकता है, पर सोचिए उस बारे में कि आप क्या चाहते हैं।
मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपनी जिंदगी के जो डॉट्स होते हैं उसको हमेशा सिर्फ पीछे की तरफ ही जोड़ सकते हैं। सिर्फ कहानियों में ऐसा होता है, they lived happily ever after डॉट डॉट डॉट। जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में डॉट्स जो है पीछे की तरफ जुड़ते हैं। यू कैन ज्वाइन द डॉट्स बैकवर्ड्स। किसी ना किसी दिन हम चाहेंगे आपसे आपकी कहानी सुनना, आप यहाँ खड़े होंगे और आप वो डॉट्स को ज्वाइन करेंगे कि इस दिन, जैसे सुशील जी ने कहा था 10-10-10, इस तारीख को मैं एक सेमिनार में गया था और वहां पे मैंने किसी से कुछ सुना। आज कोई ना कोई स्टेज पे कुछ ऐसा बोलेगा जो आपको आपका रीजन मिल सकता है, आपका रिवॉर्ड मिल सकता है, आप क्या चाहते हैं, और वो दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कहानी हम सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। While the techniques and approaches suggest